हेलो बच्चों, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर में हम लोग आज हिटलर का उदय पढ़ेंगे। इससे पहले की सारी परिस्थितियां हमने जान ली है कि क्या सिचुएशन थी हिटलर के उदय से पूर्व, यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे विचार आए, और फिर 1929-30 की मंदी आई, और इन सब के बीच धीरे धीरे जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप की या क्या बने स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में हिटलर को जर्मनी में मौका मिला उभरने का। तो आज हम लोग हिटलर के उदय से शुरू करते हैं कि कैसे इस परिस्थिति ने उसे मदद की। तो हम लोग देख चुके हैं इससे पूर्व कि अर्थव्यवस्था जो थी पूरे यूरोप की और ख़ासकर जर्मनी की, जो वर्साई की संधि से ही बहुत ही डवाडोल हो चुकी थी। तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही जगह व्यवस्था बस फैली हुई थी। और जो भी सिचुएशन था पहले आपने देखा 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। जब वो छोटा था, रोजी रोटी का कोई ज़रिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। यानी देखिए, पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ, मैंने बताया था, और 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म हुआ। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हालांकि वो छोटा था, फिर भी उसने चूँकि बहुत गरीबी में दिन गुजारे थे, इसलिए उसने अपना नाम भी फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था कि हम फौज में वो भर्ती हो गया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर, यानी जो आगे वाली मोर्चे होते हैं, उस पर संदेश वाहक का काम किया, जो संदेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता है। यही काम उसे मिला। कारपोरल बना, उसके बाद वो कारपोरल बना, जो उससे ऊपर का कुछ होगा। और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे, माने कुछ मेडल भी उसे मिले उसकी बहादुरी के लिए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई तो वो एकदम कांप गया, मतलब घबरा गया। लेकिन वर्साई की संधि ने तो, ठीक है, जर्मनी की पराजय से वो हिल गया, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। आग बबूला मतलब क्रोधित, उसके अंदर उबाल आने लगा और अपने देश की प्रतिष्ठा को बचाने की प्रण लिया उसने। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। अब यहीं से ये जो वर्साई की संधि हुई, इसके बदले के स्वरूप में हिटलर का उदय हुआ। और यहीं से हिटलर ने क्या किया, 1919 में ही, तुरंत जब वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, उसी साल उसने एक छोटी सी समूह थी जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक, याद रखिएगा, उसमें उसने सदस्यता ले ली, उसका वो सदस्य बन गया। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, क्योंकि वो तेज तरार तो था ही, अंदर से क्रोध और ज्वालामुखी भी था, फट रहा था उसके अंदर, धधक रहा था उसके अंदर। तो इन सब का फ़ायदा उठाकर, युवा भी था, उसने पूरे संस्था पर जिसके सदस्यता ली थी उस पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, और अपनी संस्था, वो जो छोटा सा समूह था, उसका नाम ही रख दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह हिटलर ने बड़ी कम समय में क्या क्या कर लिया। पहले 1919 में उसने एक छोटी सी सदस्यता कायम, जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, इस पर अपना कंट्रोल स्थापित करके इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी किया, और फिर अंत में इसी का नाम नाज़ी पार्टी कर दिया, और यहाँ से नाज़ीवाद का उदय हुआ, जन्म हुआ। 1923 में ही, हम लोग इससे आगे का बहुत कुछ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग फिर पीछे से चल रहे हैं कि जो हिटलर के साथ साथ क्या क्या हुआ। तो हम लोग 1930 की मंदी तक आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ 1923 देखें। 1923 में ही हिटलर ने, अब जब वो नाज़ी पार्टी बना लिया, 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्ज़ा किया, बवेरिया, फिर बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्ज़ा करने की योजना बनाई। इन दुस्साहसिक योजनाओं में, यानी ये तो बहुत साहसपूर्ण काम था, तो ऐसी योजना में वो असफल रहा। मतलब ऐसी योजना तो उसने बनाई लेकिन सफल नहीं हुआ, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला,
लेकिन कुछ समय देशद्रोह माने जो अपने देश के खिलाफ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया, वो निकल गया जेल से। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। यानी 1930, जहां हम लोग पिछले वीडियो में देखें, तब तक मंदी आ चुकी थी पूरे यूरोप में। तो नाज़ी पार्टी 1930 ईस्वी तक सफल नहीं हो सकी लोगों को अपनी ओर खींचने में, आम जनता को अपनी ओर खींचने में। जैसा कि हम पहले ही देख चुके 1929 के बाद, और हम लोग ये जानते हैं कि 1929-30 के आर्थिक मंदी के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कितनी अव्यवस्था हो गई थी, अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मज़दूर जो थे वो बेरोज़गार होते जा रहे थे, और जो ऊपर के वर्ग के लोग थे वो मज़दूर होते जा रहे थे। सबकी आय कम होती जा रही थी। मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था, और लोगों को लग रहा था कि हम सर्वहारा वर्ग में आ जाएंगे। तो ये सारी जो आर्थिक अव्यवस्था थी, कुव्यवस्था थी, इस समय तक नाज़ी पार्टी भी बहुत प्रचार या बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सकी थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा, जहाँ तक प्रोपेगेंडा, पहले हम शब्द को कर दें एक्सप्लेन। प्रोपेगेंडा मतलब एक्चुअली होता है जनता को प्रभावित करने के लिए, जो आम जनता है, देश की जनता है, अगर आप चाहते हो कि वो मेरी तरफ हो जाए, अपनी तरफ उसे आकर्षित करना है, तो किया जाने वाला एक ख़ास तरह का प्रचार है ये। माने कुछ इस तरह का आप इंटरेस्टिंग ऐसा प्रचार करो कि उसकी तरफ लोग खींचते आए और आपकी पार्टी में शामिल हो या आपकी बातों में विश्वास करें। तो इसके लिए इंटरेस्टिंग पोस्टर बनाए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसे ही कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो नाज़ीवाद, जो हिटलर और उसके समुदाय के लोग थे, नाज़ीवादी थे, उन्होंने इसे ही अपनाया लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है 1930 के शुरुआती दशकों तक तो अपनी तरफ नहीं खींच पाया। नाज़ी पार्टी जो थी, नई नाज़ी पार्टी जर्मनी की या हिटलर की, उसने लोगों को अपनी तरफ जब खींच पाने में असमर्थता देखी, तब क्या किया उन्होंने? प्रोपेगेंडा का साथ लिया, हाथ में लिया। तो प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, और इस प्रोपेगेंडा में उन्होंने क्या दिखाया लोगों को? एक बेहतर भविष्य, कि अगर तुम मेरे पार्टी की तरफ आओगे या हमें जिताओगे तो हम आपको एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चुनावों में सारी पार्टियाँ घोषणा करती है, भले वो उसे बाद में लागू करे या ना करे, सत्य हो या असत्य, लेकिन लोगों को आकर्षित करती है। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद, और हमने पहले भी पढ़ा पिछले वीडियो में, जर्मन संसद को कहा जाता था राइक्सटाग। तो 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में महज मतलब सिर्फ 2.6% ही वोट मिले थे। यानी शुरू में उन्हें बहुत कम वोट मिले 1929 तक, क्योंकि वो ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ था लोगों के बीच, आम जनता के बीच, जो कि बढ़कर, लेकिन जब 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो 29 तक वो उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन 30, 31, 32 सिर्फ 3 वर्षों में वो सब देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी नाज़ी पार्टी, और उसे 37% वोट मिले, सीधे 2.6 से 37% उसके वोट बढ़ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं, और ऐसा क्यों हुआ? प्रोपेगेंडा के चलते, नाज़ी प्रोपेगेंडा के चलते। तो ये हुनर हिटलर में बहुत अच्छी थी कि वो भाषण बहुत अच्छा देता था, वो वक्ता बहुत अच्छा था। और कहते हैं कि जो बोलता अच्छा है, जो वक्ता अच्छा होता है, जो भाषण देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वह नेता बहुत पॉपुलर होता है, या लोगों के बीच ज़्यादा उसकी पूछ होती है। हिटलर में वही सारे गुण थे, तो उसने अपनी पार्टी मेंबर्स को भी यही सब सिखा रखा था। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, ज़बरदस्त बोलता था, लोग सुनते थे उसकी बातों को, सुनने आते थे उसकी बातों को। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वो क्या करता था? अपने भाषण में ऐसी भाषण देता था कि उसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की बात होती थी, कि लोगों को लगने लगा अगर हिटलर हमारा बन जाए, मतलब नेता, तो हमारा देश जो था विश्व में फिर से वही खोई हुई प्रतिष्ठा को पा सकता है जो वर्साई की संधि में हमने खो दी थी। इस तरह जर्मन लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी, माने वही नाइंसाफ़ी जो उसके साथ हुई, उसे ज़्यादा जो दबाया गया, उसका प्रतिशोध, माने उसका बदला, और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। कौन? हिटलर अपने भाषणों में। तो
इससे स्वाभाविक है कि आम जनता उसकी ओर खींचेगी, और क्योंकि सभी जनता के मन में आक्रोश था वर्साई की संधि को लेकर और मित्र राष्ट्रों के प्रति, इसलिए वो तो चाहते ही थे कि फिर से हमारा देश सर उठा के खड़ा हो सके पहले की भांति। तो हिटलर का वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, वो क्या करेगा जब बनेगा तो देश उसकी सत्ता उसके हाथ में आएगी, तो बेरोजगार जितने हैं उन्हें रोजगार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा जितने भी नौजवान हैं। उसने आश्वासन दिया कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा, जो मित्र राष्ट्रों का प्रभाव हो गया था जर्मनी पे, और जर्मनी के बहुत सारे सीमा प्रांत जो थे वो फ्रांस को दे दिए गए थे वर्साई की संधि में, उन सब से वो लोग जर्मनी को मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसी बातें वो अपनी भाषणों में किया करता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी, एक नया स्टाइल, एक नई राजनीतिक पॉलिसी उसकी थी। वो क्या था, वो लोगों को गोलबंद करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। आडंबर मतलब झूठा कोई चीज़, और प्रदर्शन, उसे लगता था कि लोगों को गोलबंद अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो सही है। और इस तरह उसने आडंबर का भी साथ लिया, हथियार अपना बनाया उसे, और प्रदर्शन का बार बार प्रदर्शन करता था, भाषण देता था, और चौक पे चौराहों पे हमेशा अपने भाषण का प्रोग्राम रखता था। और झूठ, उसने एक बार कहा भी था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि जनता एक दिन उसे सच समझने लगे। ये हिटलर की नीति थी। इस तरह उसने एक नई नीति को अपनाया। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। इसके लिए बहुत बार रैलियां और जनसभाएं की जाती थी जहां हिटलर के भाषण हों। इसके अलावा उनका देखो ये स्वस्तिक, हम लोग जो अपने हिंदू धर्म में या भारत में स्वस्तिक का बहुत इंपॉर्टेंस, हम लोग ये हर पर्व तीज में बनाते हैं, है ना। यही स्वस्तिक इनके झंडे का निशान था। यानी नाज़ियों के जो झंडे थे वो लाल रंग के थे और उस पर छपे थे, इन लाल झंडों पे स्वस्तिक छपे हुए थे। नाज़ी सैल्यूट, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि नाज़ियों के झंडे कैसे थे या उन पर क्या छपे थे, तो स्वस्तिक। नाज़ी सैल्यूट और भाषणों, इनका सैल्यूट भी देने का अलग तरीका था जिसे नाज़ी सैल्यूट कहते थे। और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। यानी उन लोगों ने क्या क्या किया, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हिटलर और नाज़ीवाद ने या उसकी पार्टी ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दो तीन चीज़ें नई की। एक तो लाल झंडे बनाए, अपने नए झंडे के ऊपर स्वस्तिक बनाया। दूसरा नाज़ी सैल्यूट, एक खास तरह से सैल्यूट देना। हम लोग ऐसे जैसे 15 अगस्त को सैल्यूट देते हैं वो नहीं, एक खास तरह की सैल्यूट की प्रचलित किया। और भाषणों के बाद जोरदार एक तो भाषण वो देता ही था, तो उसके बाद एक खास अंदाज में ताली की गड़गड़ाहट, ये नहीं कि हम लोग ऐसे ऐसे ताली बजाते, वो नहीं, एक खास तरह की ताली बजाई जाती थी, ये नाज़ीवाद की तरफ से। इन सब से ये पता चलता था कि ये शक्तिशाली पार्टी है। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, और नाज़ी उसके पार्टी के जो मेंबर्स थे, लोग थे, वो जहाँ भी हमेशा हिटलर ही नहीं देता था भाषण, उनके पार्टी के लोग भी देते थे, जो हिटलर को अपने भाषण में एक मसीहा बताते थे। मसीहा मतलब जो आपके दुख दर्द को दूर करता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसे एक मसीहा बताया गया, ठीक है, और एक रक्षक के रूप में उसे बताया गया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। ऐसा उन्होंने दिखाया अपने भाषण में हिटलर को। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जिसके सपने चूर चूर हो गए हों, वैसी स्थिति में एक ऐसा मसीहा अगर आपको मिले तो नेचुरली लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो लोगों ने उन्हें उससे वैसा ही मसीहा समझा जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो इस तरह जर्मनी को अपने उद्धार के लिए एक उद्धारक मिल गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि हिटलर का उदय हुआ, ठीक है, और हिटलर के उदय में तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही माने हितकर साबित हुई। आगे आते हैं लोकतंत्र का ध्वंस। अब हिटलर ने अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा ली, आपको याद होगा वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, और वाइमर गणराज्य जो था वो लोकतंत्रीय शासन था, गणराज्य नाम ही था। तो उसका ध्वंस, उसको हटाना, तो वो इतनी शक्तिशाली, जब कोई शासक बहुत शक्तिशाली हो जाए, यानी
क्या बोले, निरंकुश हो जाए। जैसे कोई पहले राजा होता था, जैसे लुई 16 था फ्रांस में, तो निरंकुशता को आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक होता है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र तो जनता का शासन है। तो जनता के शासन को ख़त्म करो, तभी आपकी निरंकुशता आगे चलेगी। तो अब हिटलर भी उसी राह पे चल पड़ा था, धीरे धीरे निरंकुश होता जा रहा था, इसलिए उसके मार्ग की जो बाधा थी वो वाइमर गणराज्य लोकतंत्र थी, तो उसे ख़त्म करना था। इसलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब हिटलर ने क्या किया। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को, है ना, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ये डेट याद रखिए आप, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग जो उस समय था, उसने हिटलर को बुलाया और चांसलर, याद रखिएगा, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। जर्मनी में चांसलर का पद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पद है, मतलब वही हेड है। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, यानी जो मंत्रिमंडल था देश का, उसका सबसे शक्तिशाली आज भी होता है जर्मनी के चांसलर। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी, और एक बात और बता दूं कि रूढ़िवादी, ये आपको याद होगा, ये विचारधारा के लोग मैंने कई बार पढ़ाया है, जो पुरातन पंथी होते हैं, पुराने विचार के लोग होते हैं, और वो नया जो भी कुछ चेंज होता है, नएपन को नहीं स्वीकार करते हैं। तो इन लोगों ने भी नाज़ीवाद को स्वीकार अब तक नहीं किया था, लेकिन जब चांसलर बना हिटलर, तब तक रूढ़िवादियों को नाज़ी पार्टी के लोगों ने अपनी तरफ कर लिया था, यानी अब रूढ़िवादी भी उनकी तरफ हो लिए थे। तो इनको भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू किया। अब हिटलर ने क्या किया, देखिए मेन पॉइंट, जब वो चांसलर बना जर्मनी का 1933 में, लोकतांत्रिक शासन को और उसकी संरचना को, उसके संस्थानों को भंग करना शुरू किया, मतलब जहाँ जहाँ लोकतंत्रवादी संस्थाएं थी। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। ऐसी कोई घटना घटी थी, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए, आप देखिए ध्यान से, फरवरी माह में, यानी 1933 के 30 जनवरी को तो वो बना ही था चांसलर, अगले महीने ही फरवरी माह में ही जर्मन संसद, जिसका नाम था, अभी क्या हमने बताया यहाँ पे, राइक्सटाग, उस भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड। रहस्यमय मतलब अग्निकांड तो हुआ, आग तो लगी, पर किसने लगाई, कैसे लगी, ये पता नहीं चला। इस घटना के बाद हिटलर का रास्ता और भी साफ हो गया, आसान हो गया। क्यों? अब कोई बता सकता है कि इस घटना ने हिटलर के रास्ते को साफ कैसे किया? वो ऐसे कि अब आग किसने लगाई, हो सकता है कि नाज़ी पार्टी वालों ही नहीं लगाई होगी, हो सकता है हिटलर के लोगों ने लगाई होगी, लेकिन हो सकता है अपने आप लगी, जो भी हुई बात, लेकिन संसद भवन में आग अग्निकांड एक बड़ी घटना थी, और इसके लिए जिम्मेवार किसे ठहराया गया होगा? लोकतंत्री सरकार को, यानी जिसकी उस समय सरकार थी, और उस समय मान लो वाइमर गणराज्य के, तो वो बदनाम हो गया। इसलिए अब हिटलर को आगे बढ़ने का और मौका मिल गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, अब अग्निकांड भी एक अध्यादेश जारी किया गया, मतलब एक घोषणा की गई जिसके जरिए अभिव्यक्ति, याद देखिए ध्यान से, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। यहीं से देखिए वो लोकतंत्र को कैसे ध्वस्त कर रहा है हिटलर। उसने एक घोषणा 28 फरवरी 1933 को, अभी बने हुए चांसलर सिर्फ 1 महीना हुआ है, और एक ही महीने में उसने एक ऐसी घटना घट दी, एक अग्निकांड हुई, और उसके बाद उसने ऐसी मैंने घोषणा कर दी कि अब लोगों को की अभिव्यक्ति, मैंने अपने खुलकर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है लोग, इस पे पाबंदी लगा दी गई। प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई, यानी मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई, पेपर या अखबारों या कहीं भी कुछ छप नहीं सकता है। हिटलर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ सभाएं करने पर आज़ादी कि सभाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई, कोई कहीं सभा नहीं कर सकता है। और नागरिक अधिकार, जो आम जनता को मिले हुए अधिकार थे, उन सब को निलंबित कर दिया। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने जैसा था। इस तरह लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वाइमर संविधान, अब वाइमर की जो संविधान थी उसमें इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, यानी जब हिटलर नहीं था तो वाइमर संविधान में ये सारे अधिकार सभी को प्राप्त थे, आम जनता को भी, लेकिन हिटलर ने इन सबको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु, उसका एक कट्टर शत्रु हिटलर का भी कौन है? कम्युनिस्टों पर भी निशाना साधा। एक एक बने अपने विरोधियों को वो मार्ग से हटाता जा रहा है। तो अब कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, ज़्यादातर रूढ़िवादी तो पहले ही उसकी तरफ हो चुके थे, लेकिन अब कम्युनिस्ट अभी भी उसके खिलाफ थे। उसे रातों रात, मतलब एक रात में ही कंस्ट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया।
कंसंट्रेशन कैंप क्या थे देखिए, ऐसे स्थान, ये सब ब्लॉग्स ज़रूर पढ़ा कीजिएगा आप, इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे उत्तर। ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, माने बिना रूल चलाए, बिना कानून के, बिना नियम के लोगों को कैद में रखा जाता है, एक स्थान ऐसा था, बिना उस पर एफआईआर दर्ज किए। ये कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरा हुआ था। यानी ये कैंप जो था चारों तरफ एक बिजली के, माने एक कटीले तार से घिरा हुआ था, जिसमें हमेशा बिजली का करंट दौड़ता रहता था। ऐसे खतरनाक कैंपों में उन्हें बंद कर दिया कि नहीं, कम्युनिस्टों को, ये याद रखिएगा। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया, बर्बर माने बड़ी बर्बरता से दमन किया गया, उन्हें दबाया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले, 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में, ड्यूसलडॉर्फ ये शहर का नाम है देखिए, जर्मनी में, इस शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6808 फाइलों में से, इतने फाइल थे उनके, 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के, याद रखिए 52 नस्ल के किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। यानी 52 किस्म क्या थे, 52 नस्ल या जाति के लोग थे जो प्योर जर्मन नहीं थे, जो प्योर जर्मन जाति के नहीं थे। और जहाँ भी उसको जरा भी इम्प्योरिटी नज़र आई, आप ध्यान दीजिए इस बात पे, इम्प्योर किसे कहते थे, वो कहते थे कि आर्य हम लोग हैं, हम लोग आर्यन हैं, आर्य हैं जर्मन लोग, जो प्योर जर्मन है। लेकिन अगर एक भी आर्य किसी अनार्य से, यानी किसी दूसरी जाति से शादी कर लिया, तो उनको भी वो गैर जर्मन जाति मानता था, उसको भी वो जर्मन नहीं मानता था, और उसे ऐसे ही यातनाएं दी जाती थी। तो जिसने भी, आर्य ने भी अगर अनार्य से शादी की या किसी अन्य जाति से, तो उसे ऐसे ही दमन किया गया। और जो अनार्य थे, जो थे ही उस जर्मन जाति के, जो नहीं थे ही नहीं, उन्हें तो किया ही गया। इस तरह 52 टाइप्स के जातियों को का दमन किया गया, कम्युनिस्टों का तो किया ही गया। ये सब यहाँ से, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र का ध्वंस। लोकतंत्र का ध्वंस, इसको दूसरा नाम दें तो इसको हम लोग बोलेंगे निरंकुशता या निरंकुश शक्ति। किसकी थी ये, हिटलर की। अब हिटलर निरंकुश होता जा रहा था। आगे 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार नियम, अब एक इनेबलिंग एक्ट, याद रखिए नाम, इनेबलिंग एक्ट, या हिंदी में इसको नाम है विशेषाधिकार अधिनियम, मैंने एक विशेष अधिकार दिया जाना वाला। तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। ये विशेषाधिकार अधिनियम क्या था, बाकायदा तानाशाही, यही निरंकुश शक्ति जो मैंने कहा, उसी को बोलते हैं तानाशाही। मैंने वो उसने घोषणा ही कर दी, इस कानून को ही बना दिया, तानाशाह होने का कानून बना दिया कि मैं तानाशाही हूँ। इस तरह नाज़ी पार्टी के लोग या जर्मन हिटलर ने स्थापित ही कर दिया तानाशाही व्यवस्था को। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने, इस कानून के जरिए क्या हुआ, इनेबलिंग एक्ट, याद रखिएगा 1933। इसके द्वारा अब क्या हुआ, हिटलर ने संसद को एकदम धकेल दिया। कहाँ ढकेल दिया, हाशिए पर। हाशिए बोलते हैं ये, जैसे हाशिया हम लोग खींचते हैं ना, ये जो मार्जिन खींचते हैं कॉपी पे लिखने के समय, इसको हाशिया बोलते हैं। इस तरह संसद जो बीच में थी, देश के बीच में जो प्राण थी संसद संविधान की, उसे उसने ढकेल के हाशिए पर ले आया और खुद बीच में चांसलर बन के कब्जा कर लिया और निरंकुश शासन चलाने लगा। इसने संसद को हाशिए पर धकेल दिया। किसने, अगर आपको प्रश्न आए कि संसद को, जर्मनी में संसद को हाशिए पे किसने धकेला, तो ऑप्शन में हिटलर नहीं रहेगा, ऑप्शन में ये एक्ट रहेगा। तो 2-3 एक्ट के नाम होंगे, तो इनेबलिंग एक्ट याद रखिएगा, और अगर हिटलर होगा तो हिटलर। या 1933 में कौन सी एक्ट बनाई गई, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, ये सभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इसलिए एक एक लाइन मैं पढ़ाती हूँ और एक एक लाइन आपको ध्यान से याद भी रखना है। तो धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। अध्यादेशों माने केवल घोषणा के द्वारा। ये देखिए, अब उसने क्या किया, 2 काम किया। एक तो संसद को यहाँ से धकेल के हाशिए पर ले आया, दूसरा इस एक्ट के द्वारा, दूसरा उसने अध्यादेश यानी घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। कोई नियम नहीं, कानून नहीं। कानून कैसे बनता है, लोकतंत्र में कानून कैसे बनता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी जगह एक कोई कानून बनता है तो सभी जगह जाते हैं, सब लोग उस पर अपना विचार देते हैं, विमर्श करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, अंत में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब वो एक कानून का रूप लेता है। लेकिन इतने सारे लोगों के मत से
विचारों से। लेकिन यहाँ क्या था, किसी से कुछ पूछना नहीं, हिटलर को जो मन हुआ वो उसको केवल एक घोषणा पत्र में देश को सुना दिया, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और वो कर लेता था। इस तरह किसी से बिना सलाह मशवरा लिए अध्यादेशों के जरिए अब वो शासन चलाने लगा। ये नियम, ये एक्ट जो था यही जाहिर करता है। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अब नाज़ी पार्टी ही सिर्फ रही देश में। हर देश में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, हमारे देश में भी कितनी सारी पार्टियां हैं, भले एक पार्टी का शासन है लेकिन बाकी पार्टियां ख़त्म तो नहीं कर दी गई। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, नाज़ी पार्टी और इससे जुड़े संगठनों के अलावा, मतलब जो उसके समर्थक थे उन लोगों को छोड़कर बाकी जितने उनके विरोधी पार्टियाँ थी और ट्रेड यूनियन थे। ट्रेड यूनियन मैंने आपको बहुत बताया है रशियन रिवॉल्यूशन के समय कि क्या होता है। ट्रेड यूनियन यानी जो कारखानों में काम करते हैं कर्मचारी या मजदूर, उन लोगों का यूनियन। तो ऐसे यूनियन और बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन सब पर रोक लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण हो गया। इस तरह हमने देखा कि कितने कम समय में, सिर्फ 3 महीनों में, वो जनवरी 1933 में बना और मार्च 1933 तक उसने पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते। अब और क्या किया गया, एक गुप्तचर विभाग बनाया गया नाज़ी पार्टी का ही, ताकि उसके अपने लोगों का नहीं, हिटलर के अपने लोगों का एक सुरक्षा विभाग, सुरक्षा दस्ता बनाया गया और एक विशेष निगरानी विभाग बनाया गया जो लोगों पर नज़र रखे कि कोई हमारे खिलाफ ना जाए। उनका काम बस इतना ही था कि जो भी इसके खिलाफ जाता, यानी जो भी इन लोगों के खिलाफ जाता है उन्हें वो पकड़ के यही वाले इसमें कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर लिया करते थे। तो ऐसे दस्ते बनाए गए पहले से मौजूद, और पहले से जो मौजूद थी यानी वाइमर गणराज्य के समय से ही जो वर्दीधारी पुलिस और मौजूद हरी वर्दीधारी, या देखिए पहले से जो मौजूद वाइमर गणराज्य के समय से यानी हिटलर के पहले से एक और था जो हरी वर्दी पहनता था, ऐसी पुलिस, उसको भी अपने आप लिया। और स्टार्म ट्रूपर्स और फिर के अलावा मैंने पहले वाली भी गुप्तचरों को लिया, पहले वाले जो उसके समर्थक हो गए उन लोगों को अपने साथ मिलाया, वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो कहते थे गुप्तचर विभाग को, और एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इस तरह पुलिस के ये सारे अंग थे, पुलिस की सेना की इतने सारे अंग बनाए गए जिसमें पहले वाले भी संगठन को शामिल किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे दिए गए। असंवैधानिक माने बहुत ही अधिकार दे दिए गए, इतने सारे अधिकार दे दिए गए कि वो मनमानी कर सकते हैं, जो संवैधानिक नहीं था। इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। इसी के चलते खूंखार, ये जो शासन था, ये जो नाज़ी पार्टी थी, वो क्या मैंने संज्ञा उसे दी गई, वो खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। माने नाज़ी पार्टी इतना सारे अधिकार जो उसको विशेषाधिकार मिल गए, इसके कारण ही वो एक खूंखार सरकार या पार्टी कहलाने लगी, आपराधिक राज्य। गेस्तापो यानी कि जो गुप्तचर विभाग था, गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में ये पुलिस या गुप्तचर जो थे, ऐसे लोगों को पकड़कर, जो उसके समर्थक नहीं थे उन सबको पकड़कर यंत्रणा गृहों में ले जाते थे, माने जहाँ यंत्र, उन्हें सज़ा दी जाती थी, यंत्रणा दी जाती थी, किसी को भी बिना बात के बंद कर लिया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि पुलिस और सेना का अधिकार और शासन बहुत बढ़ गया था, वो मनमानी करने लगे और विशेषाधिकार उन्हें दे दिए गए। तो हिटलर का जो सरकार थी वो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं थी, बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं थी, निरंकुश सरकार थी, और उसकी जो शक्ति थी उसकी, वो पुलिस और सेना, फौज, यही उसकी शक्ति थी। आज यहाँ तक, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं पुनर्निर्माण से। ओके, थैंक यू।